विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। गांव के किनारे बसा एक छोटा सा परिवार था। रामलाल, उनकी पत्नी सरिता और उनकी बेटी गौरी। रामलाल गरीब थे लेकिन मेहनती। वह दिन रात खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट पालते थे। उनकी बेटी गौरी बेहद होशियार थी। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हमेशा सोचती थी कि बड़ी होकर अपने परिवार की गरीबी दूर करेगी। एक दिन गौरी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे शहर भेज दीजिए, मैं वहां पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। रामलाल ने कहा, बेटा, हमारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम्हें शहर भेज सके, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। रामलाल ने अपनी सारी जमीन गिरवी रख दी और किसी तरह गौरी को शहर भेज दिया। गौरी ने मेहनत से पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे समय बीतता गया। गौरी पढ़ाई में अव्वल आती रही और आखिरकार उसने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली। अब गौरी ने शहर में एक बड़ा अस्पताल ज्वाइन कर लिया। रामलाल को उम्मीद थी कि अब उनके अच्छे दिन आएंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रामलाल की तबीयत अचानक खराब हो गई। सरिता ने गौरी को फोन किया, बेटी, तुम्हारे पिताजी की हालत बहुत खराब है, जल्दी गांव आ जाओ। गौरी ने कहा, माँ, मैं तुरंत आती हूँ। गौरी अपने पिता को अस्पताल लेकर गई, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि रामलाल को कैंसर है और वह अंतिम स्टेज पर है। यह सुनकर गौरी की दुनिया हिल गई। उसने अपने पिता का इलाज कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन रामलाल नहीं बच सके। रामलाल की मौत के बाद गौरी सोचने लगी, मैंने इतनी मेहनत इसलिए की थी कि अपने परिवार की हालत सुधार सकूं, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। उस दिन गौरी को समझ में आ गया कि मेहनत करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन परिणाम हमेशा विधि के हाथ में होता है। कोई भी इंसान विधि का विधान नहीं बदल सकता। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन में अपना कर्तव्य पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाना चाहिए, लेकिन समझना चाहिए कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में है। रामलाल के जाने के बाद गौरी ने खुद को बहुत अकेला महसूस किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह अपने पिता के सपनों को पूरा करेगी और उनकी याद में कुछ ऐसा करेगी जिससे दूसरे लोगों का जीवन बच सके। गौरी ने अपनी नौकरी छोड़कर गांव लौटने का फैसला किया। वह जानती थी कि गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बेहद खराब थी। लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी शहर जाने को मजबूर थे। उसने अपने पिता की जमीन को वापस खरीदने के लिए अपनी बचत का इस्तेमाल किया। उसी जमीन पर एक छोटा सा क्लिनिक खोल दिया। गांव वालों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। गौरी ने नाम मात्र की फीस में इलाज शुरू किया। धीरे धीरे आसपास के गांवों के लोग भी वहां आने लगे। वह दिन रात मेहनत करती और इस काम में उसकी मां भी उसका साथ देने लगी। कुछ समय बाद गौरी ने एक एनजीओ से संपर्क किया, जिसने उसकी मदद से क्लिनिक को अस्पताल में बदलने का प्रस्ताव रखा। गौरी ने उनकी मदद स्वीकार की और देखते ही देखते गांव में एक बड़ा अस्पताल बन तैयार हो गया। इस अस्पताल का नाम गौरी ने रामलाल स्मृति चिकित्सालय रखा। अब गौरी का अस्पताल केवल गांव ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों के लिए भी स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र बन गया। गौरी को यह देखकर खुशी होती थी कि उसके पिता का सपना जो उसने कभी देखा था अब सच हो रहा है। वह सोचती, शायद यह भी विधि का विधान था। मेरे पिता नहीं रहे, लेकिन उनकी याद और उनका सपना अब हर किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर जी रहा है। गौरी का जीवन यह सिखाता है कि भले ही विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अपने प्रयासों और सकारात्मक सोच से हम किसी और के जीवन में बदलाव जरूर ला सकते हैं। दुख और कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। गौरी का रामलाल स्मृति चिकित्सालय अब पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया था। गांव के बच्चों और युवाओं के लिए वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने कई गरीब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा भी उठाया, ताकि वे भी शिक्षा पाकर अपने सपने पूरे कर सकें। एक दिन गौरी को सरकार से एक पत्र मिला। उसमें लिखा था कि उसे राज्य के श्रेष्ठ समाज सेवी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह खबर सुनकर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई गर्व महसूस कर रहा था कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा काम किया है। गौरी की मां सरिता ने जब यह सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गौरी से कहा, बेटी, तुम्हारे पिताजी होते तो आज तुम पर कितना गर्व करते। पुरस्कार समारोह के दिन गौरी ने मंच पर खड़े होकर कहा, यह सम्मान मेरा नहीं है, यह मेरे पिता रामलाल का है। उनकी सिखाई हुई मेहनत और ईमानदारी की शिक्षा ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है।
मैं चाहती हूं कि हर गांव में ऐसे अस्पताल हो, हर बच्चे को पढ़ने का हक मिले और हर इंसान को एक मौका मिले अपनी जिंदगी बदलने का। गौरी के इस भाषण ने हर किसी का दिल जीत लिया। इसके बाद सरकार ने गौरी के अस्पताल को और बड़ा करने और गांव में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव दिया। गौरी ने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अब उसका सपना था कि गांव के ही बच्चे डॉक्टर बने और गरीबों की सेवा करें। कुछ सालों में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया। गांव में पहली बार डॉक्टर बनने वाले छात्र छात्राओं का बैच निकला। गौरी ने उन्हें देखकर गर्व महसूस किया और सोचा शायद यही विधि का विधान था। मेरी जिंदगी में कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने मुझे एक ऐसा रास्ता दिखाया जहां मैं केवल अपने सपने पूरे कर सकूं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकूं। गौरी का यह सफर दिखाता है कि भले ही जीवन में चुनौतियां हो, अगर हमारा इरादा मजबूत हो और हम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे हो, तो हम हर परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। गौरी की मेहनत और लगन से रामलाल स्मृति चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज ने पूरे राज्य में एक मिसाल कायम कर दी थी। गांव के लोग उसे न केवल एक डॉक्टर के रूप में देखते थे, बल्कि उसे अपने परिवार का सदस्य मानते थे। गौरी ने यह तय किया था कि किसी गरीब को इलाज के लिए पैसे की कमी के कारण तकलीफ नहीं होगी। एक नई चुनौती, एक दिन गौरी के पास खबर आई कि पास के इलाके में एक बड़ी बीमारी फैल रही है। यह एक खतरनाक बुखार था जो तेजी से फैल रहा था। मुझे वहां के लोग बहुत डरे हुए थे और इलाज के लिए शहर जाने की हालत में भी नहीं थे। गौरी ने तुरंत अपनी टीम के साथ उस इलाके में जाने का फैसला किया। उसने वहां एक अस्थायी कैंप लगाया और मरीजों का इलाज शुरू किया। दिन रात मेहनत के बावजूद बीमारी को काबू में लाने में समय लग रहा था। गौरी ने स्थानीय प्रशासन और एनजीओ से मदद मांगी। धीरे धीरे स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। उस इलाके के लोगों ने गौरी को भगवान का रूप मान लिया। एक बुजुर्ग महिला ने उसकी ओर देखकर कहा, बेटी, तुमने हमारे बच्चों को बचाया है, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। व्यक्तिगत जीवन, समाज सेवा और चिकित्सा के क्षेत्र में गौरी इतना व्यस्त थी कि उसने कभी अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं सोचा। उसकी मां सरिता चाहती थी कि गौरी अब अपना परिवार भी बसाए, लेकिन गौरी हमेशा कहती, मां, मेरा परिवार तो पूरा गांव है। जब तक इन सब की देखभाल नहीं हो जाती, मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती। हालांकि गौरी की मदद करने वाले एक युवा डॉक्टर आनंद, जो मेडिकल कॉलेज का पूर्व छात्र था, ने हमेशा गौरी के काम की सराहना की। धीरे धीरे गौरी और आनंद के बीच एक गहरा संबंध बन गया। आनंद ने एक दिन गौरी से कहा, तुम हमेशा दूसरों के लिए जीती हो, लेकिन अब तुम्हें भी किसी का सहारा लेना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चलना चाहता हूं। गौरी ने कुछ देर सोचकर कहा, अगर तुम मेरे सपनों का हिस्सा बन सकते हो और इस सफर में साथ निभा सकते हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। एक नया अध्याय। गौरी और आनंद ने शादी कर ली, लेकिन उनका जीवन समाज सेवा और चिकित्सा के क्षेत्र में ही समर्पित रहा। दोनों ने मिलकर अस्पताल और कॉलेज को और उन्नत किया। उन्होंने देश भर में ऐसे अस्पताल खोलने का सपना देखा जहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके। निष्कर्ष, गौरी का जीवन ये सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हमारे इरादे नेक और मजबूत हो, तो हम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। विधि का विधान हर किसी के लिए तय होता है, लेकिन अपने कर्मों से हम उसे एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। गौरी ने साबित किया कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों की मदद करने से बड़ी कोई खुशी नहीं। अब गौरी का नाम न केवल गांव बल्कि पूरे देश में प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। विधि का विधान। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला रामू अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। खेती बाड़ी करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। रामू की पत्नी गीता एक समझदार और स्नेहपूर्ण महिला थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटी बेटी सीमा। रामू ने हमेशा अपने बच्चों को सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन समय का चक्र कब किसका साथ छोड़ दे कोई नहीं जानता। एक साल फसल अच्छी नहीं हुई। बारिश के अभाव में खेत सूखे रह गए। रामू ने सोचा कि अगले साल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालात दिन ब दिन खराब होते गए। परिवार को कई बार भूखे सोना पड़ा। संघर्ष और उम्मीद। रामू ने गांव के जमींदार से कर्ज लिया, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए भी उसकी फसल नहीं हो पाई।
जमींदार ने रामू को चेतावनी दी कि अगर उसने कर्ज नहीं चुकाया तो वह उसका खेत छीन लेगा। गीता ने रामू को सलाह दी, शहर जाकर कुछ काम ढूंढ लो, शायद वहां से कुछ सहारा मिल जाए। रामू ने बच्चों को गीता के भरोसे छोड़कर शहर की ओर रुख किया। शहर में काम ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने एक निर्माण स्थल पर मजदूरी शुरू की। एक दिन काम करते वक्त रामू की मुलाकात एक बड़े व्यापारी श्रीमान गुप्ता से हुई। गुप्ता को रामू की ईमानदारी और मेहनत ने प्रभावित किया। उन्होंने रामू को अपने व्यापार में काम करने का मौका दिया। रामू ने जी जान लगाकर काम किया और गुप्ता जी का विश्वास जीत लिया। गुप्ता जी ने रामू को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और रामू ने उसे बखूबी निभाया। धीरे धीरे रामू ने अपनी मेहनत से इतना कमाया कि वह अपने गांव वापस लौट सका। विधि का विधान, गांव लौटकर रामू ने जमींदार का सारा कर्ज चुका दिया और अपने खतों को वापस संभाला। गांव वालों ने रामू की कहानी से प्रेरणा ली कि मेहनत और ईमानदारी का फल देर सवेर जरूर मिलता है। रामू ने अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई और उनके लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया। वह जान गया था कि विधि का विधान चाहे जो भी हो, इंसान की मेहनत और विश्वास उसे हर मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, हमें मेहनत और ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। विधि का विधान हमारे पक्ष में तभी होता है जब हम खुद अपने भाग्य को बदलने के लिए प्रयास करते हैं। नई शुरुआत। रामू के जीवन में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया। उसने अपनी फसल उगाने के साथ साथ गुप्ता जी के व्यापार से सीखी बातें अपने गांव में लागू की। उसने किसानों को संगठित किया और सभी को नई तकनीकों के बारे में बताया, जिससे उनकी खेती बेहतर हो सके। गांव के लोग अब रामू को अपना मार्गदर्शक मानने लगे। उसके सुझावों और मेहनत की वजह से गांव में फसलों की पैदावार बढ़ने लगी। रामू ने एक छोटे से कोऑपरेटिव की शुरुआत की, जहां किसान अपनी उपज को बेहतर कीमत पर बेच सकते थे। इससे सभी किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। बच्चों का भविष्य। रामू के बेटे मोहन ने पढ़ाई में हमेशा मेहनत की और एक इंजीनियर बन गया। वह गांव में बिजली और पानी की समस्याओं को सुलझाने के लिए काम करने लगा। छोटी बेटी सीमा ने शिक्षिका बनने का फैसला किया ताकि वह गांव के बच्चों को पढ़ा सके और उन्हें एक उज्जवल भविष्य दे सके। गीता, जो हमेशा रामू के हर फैसले में साथ खड़ी रही, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब वह भी गांव की महिलाओं को प्रेरित करने लगी। गीता ने महिलाओं को सिखाया कि वे छोटे छोटे काम करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती है, जैसे कि सिलाई, बुनाई और घरेलू उत्पाद बनाना। विधि कुछ वर्षों में गांव पूरी तरह से बदल गया। रामू और गीता की मेहनत ने पूरे गांव को आत्मनिर्भर बना दिया। लोग अब न सिर्फ खेती में सफल थे, बल्कि उनके बढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे। एक दिन रामू गांव के चौपाल पर बैठा था। उसने अपनी मेहनत और जीवन के संघर्षों को याद किया। वह मुस्कुराया और गीता से कहा, विधि का विधान वही होता है जो हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से बनाते हैं। भाग्य तो बस हमारी इच्छा शक्ति की परीक्षा लेता है। गीता ने सहमति में सिर हिलाया। उनका परिवार और गांव दोनों खुशहाल थे। रामू की कहानी ने सभी को सिखाया कि सच्ची सफलता अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। निष्कर्ष। रामू की ये कहानी बताती है कि जब हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी मेहनत करते हैं तो हमारे जीवन का हर संघर्ष सार्थक हो जाता है। यही विधि का असली विधान है। रामू की अगली यात्रा। रामू का जीवन अब शांत और व्यवस्थित हो चुका था, लेकिन उसके मन में एक और बड़ा सपना पल रहा था। उसने सोचा कि जैसे उसने अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाया, वैसे ही अन्य गांवों को भी मदद करनी चाहिए। रामू ने मोहन और सीमा से अपनी योजना साझा की। मोहन ने कहा, पिताजी, हम आपकी योजना में पूरा साथ देंगे। आपके अनुभव और हमारे ज्ञान से हम दूसरे गांवों को भी बदल सकते हैं। गांवों की मदद का सफर। रामू ने अपने गांव के किसानों, युवाओं और महिलाओं की एक टीम बनाई और पास के दूसरे गांवों का दौरा शुरू किया। उन गांवों में हालात बहुत खराब थे। गरीबी, अशिक्षा और संसाधनों की कमी ने लोगों को तोड़ दिया था। रामू ने वहां के लोगों से बात की। उसने उन्हें बताया कि किस तरह मेहनत, संगठित प्रयास और नई तकनीकों के इस्तेमाल से वे अपने जीवन को बदल सकते हैं। शुरू में कुछ लोग झिझके, लेकिन जब रामू ने उन्हें अपने गांव का उदाहरण दिखाया तो वे प्रेरित हुए। नई पहल। रामू ने उन गांवों में भी सहकारी समितियां बनाई।
महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए और चोकचो के लिए स्कूलों की व्यवस्था की गई। मोहन ने अपनी इंजीनियरिंग की मदद से गांवों में सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटें लगाई, जिससे वहां रात में भी काम किया जा सके। सीमा ने ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने के लिए छोटे छोटे स्कूल स्थापित किए। सरकार का सहयोग। रामू के इस काम की खबर धीरे धीरे जिले के अधिकारियों तक पहुंची। एक दिन जिलाधिकारी ने रामू से मुलाकात की। उन्होंने कहा, रामू, आपका काम सराहनीय है। हम इसे और बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं। क्या आप हमारी योजना में मदद करेंगे? रामू ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार किया। सरकार ने रामू के सुझावों पर आधारित कई योजनाएं शुरू की और रामू को उन योजनाओं का प्रमुख सलाहकार बनाया गया। रामू का सम्मान। कुछ वर्षों रामू का नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। उसने सैकड़ों गांवों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। एक दिन राज्यपाल ने रामू को विशेष सम्मान से नवाजा और कहा, आपने जो किया है वह केवल एक गांव के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। अंततः रामू अपने गांव लौट आया, लेकिन उसने अपने काम को कभी नहीं छोड़ा। वह हमेशा यही कहता था, जब तक जीवन है तब तक सेवा का काम चलता रहेगा। उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी और रामू का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। इस तरह रामू ने साबित किया कि विधि का विधान केवल ईमानदारी, मेहनत और समाज के प्रति समर्पण से ही लिखा जाता है। रामू का सपना, नई पीढ़ी का निर्माण। रामू की मेहनत और लगन ने कई गांवों को आत्मनिर्भर बना दिया था, लेकिन उसके मन में एक और बड़ी आकांक्षा थी। वह जानता था कि असली बदलाव शिक्षा और आत्मनिर्भरता से आता है। उसने सोचा कि क्यों न एक ऐसा संस्थान बनाया जाए जो ग्रामीण युवाओं को उनकी प्रतिभा और कौशल के अनुसार प्रशिक्षित कर सके। कौशल विकास केंद्र की शुरुआत। रामू ने अपने गांव के पास एक खाली जमीन पर कौशल विकास केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया। उसने मोहन और सीमा की मदद से सरकार और स्थानीय लोगों से सहायता मांगी। गुप्ता जी, जो रामू के पुराने संरक्षक थे, ने आर्थिक मदद की पेशकश की। केंद्र में कृषि, बागवानी, सिलाई, हस्तशिल्प, पशुपालन और छोटे उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। यहां तक कि तकनीकी शिक्षा जैसे कंप्यूटर और मशीनों का उपयोग भी सिखाया जाने लगा। युवाओं का विकास। यह केंद्र केवल प्रशिक्षण का स्थान नहीं था, बल्कि युवाओं के लिए नए अवसरों का द्वार बन गया। जो युवा गांव छोड़कर शहरों में काम की तलाश में भटकते थे, वे अब अपने ही गांव में काम करने लगे। उन्होंने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए। महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने हस्तशिल्प और बुनाई के काम को बड़े पैमाने पर फैलाया। इन उत्पादों को शहरों और ऑनलाइन बेचा जाने लगा, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आय में इजाफा हुआ। रामू का परिवार, नई ऊंचाइयों पर। मोहन अब एक सफल इंजीनियर था, लेकिन उसने गांव में ही रहकर बिजली और जल प्रबंधन की कई योजनाएं शुरू की। सीमा ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम जारी रखा। रामू और गीता ने देखा कि उनकी मेहनत केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे समाज को लाभ पहुंचा रही थी। राष्ट्रीय। एक दिन रामू को देश के सबसे बड़े पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वह दिल्ली में राष्ट्रपति से मिलने गया। जब वह मंच पर खड़ा था तो उसने कहा, मैंने सिर्फ अपने जीवन की कठिनाइयों से सीखा कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। अगर हर इंसान एक छोटे से बदलाव के लिए काम करे तो हमारा देश कभी गरीब नहीं रहेगा। अंतिम अध्याय। रामू की विरासत। रामू ने अपनी उम्र के अंतिम वर्षों में भी काम करना नहीं छोड़ा। उसने अपनी कहानी के माध्यम से हर व्यक्ति को यह सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में हार न माने। जब वह इस दुनिया को छोड़कर गया तो उसकी विरासत जिंदा थी। गांवों में रामू के नाम पर स्कूल, अस्पताल और प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए। उसकी कहानी केवल उसके गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में प्रेरणा बन गई। निष्कर्ष। रामू का जीवन यह संदेश देता है कि यदि एक साधारण किसान अपने इरादों और मेहनत से समाज को बदल सकता है, तो कोई भी व्यक्ति अपने छोटे छोटे प्रयासों से उसे बड़ी क्रांति ला सकता है। यही असली विधि का विधान है। भाग्य का लिखा। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के अमित की है। अमित का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था और वह अपने दादी दादी के साथ रहने लगा। घर की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन अमित हमेशा अपने सपनों को ऊंचा रखने की कोशिश करता था। वह जानता था कि अगर मेहनत की जाए तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा था। अमित भी मेला देखने गया।
वहां उसे एक बाबा मिले जो भविष्य बताने का दावा करते थे। अमित बाबा के पास गया और उनसे पूछा, बाबा मेरा भविष्य क्या है? बाबा ने अमित की आंखों में देखा और बोले, तुम्हारे भाग्य में बड़ी सफलता है, लेकिन तुम्हें मेहनत और संघर्ष से इसे पाना होगा। अमित को बाबा की बातों में कुछ रहस्यमय सा लगा, लेकिन उसने इसे गंभीरता से लिया और अपने जीवन में बदलाव लाने की ठानी। अगले कुछ महीनों में अमित ने कड़ी मेहनत करना शुरू किया। वह पढ़ाई में भी अच्छा करने लगा और अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए एक संगठन बनाने की सोचने लगा। वह धीरे धीरे गांव के सबसे प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्तियों में से एक बन गया। उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी ने उसकी किस्मत को बदल दिया। अमित ने महसूस किया कि भाग्य वही है जो हमें अपने कर्मों से बनाना होता है। अमित की मेहनत रंग लाई और उसका नाम पूरे जिले में फैलने लगा। उसने अपने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कई परियोजनाएं शुरू की। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी ओर देखने लगे और उसके विचारों और कामों से प्रेरित होकर कई लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आए। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। यह आयोजन एक बड़े विकास प्रोजेक्ट के लिए था, जिसमें पूरे क्षेत्र का सुधार करना था। जब सरकार ने इस परियोजना के लिए प्रस्ताव मांगा, तो अमित ने अपने विचार और योजनाओं को प्रस्तुत किया। उसकी योजनाओं में गांव के बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र, युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और गांव के हर परिवार को रोजगार देने के उपाय थे। सरकार और प्रशासन को अमित की योजनाएं इतनी प्रभावशाली लगीं कि उन्होंने उसे पूरा समर्थन दिया। कुछ ही समय में अमित के गांव में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। पहले जो लोग गरीबी और तंगहाली में जी रहे थे, अब वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने और अच्छे जीवन की ओर बढ़ने लगे थे। अमित ने यह सब अपने बलबूते पर किया था। वह जानता था कि भाग्य सिर्फ अवसरों का नाम नहीं है, बल्कि ये वह परिणाम है जो हम अपने कर्मों और संघर्षों से प्राप्त करते हैं। उसने अपने गांव के लोगों को भी ये सिखाया कि अगर उनकी मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मुश्किल उन्हें रोक नहीं सकती। अमित की सफलता का कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, न सिर्फ उसके गांव के लिए, बल्कि आसपास के अन्य गांवों में भी। लेकिन अमित जानता था कि असली चुनौती अभी बाकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन इतना बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएगा। इसके बावजूद उसकी सच्ची ताकत, उसकी विनम्रता और दूसरों के लिए उसके दिल में संवेदना थी। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी से एक ऑफर आया। यह कंपनी उसे शहर में एक उच्च पद पर काम करने का प्रस्ताव दे रही थी, जहां उसे एक शानदार जीवन, पैसा और सम्मान मिलने वाला था। यह ऑफर किसी के लिए भी एक सपना हो सकता था, लेकिन अमित को यह सही नहीं लगा। वह जानता था कि अगर वह शहर चला जाता तो अपने गांव में वह बदलाव नहीं ला पाएगा जो उसने शुरू किया था। अमित ने कंपनी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपने गांव में ही रहकर गांव के विकास के लिए और भी योजनाएं बनानी शुरू कर दी। उसने गांव के युवाओं को प्रेरित किया कि वे भी अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें। समय के साथ अमित का गांव न केवल विकास की ओर बढ़ा, बल्कि ये एक उदाहरण बन गया कि अगर कोई अपने सपनों के प्रति सच्चा हो और मेहनत करता रहे, तो भाग्य भी उसका साथ देता है। अमित ने यह समझ लिया कि भाग्य कभी किसी पर फेंका हुआ सिक्का नहीं होता, बल्कि ये वो रास्ता होता है जो हम अपनी मेहनत और अच्छाई से बनाते हैं। समाप्त। ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के मोहन की है। मोहन एक साधारण किसान परिवार से था। उसका जीवन बहुत कठिन था, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था। हर दिन सुबह वह खेतों में काम करने जाता, लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल रहता था कि उसकी किस्मत कब बदलेगी। वह सोचता था, क्या मैं भी कभी बड़े सपने साकार कर पाऊंगा। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी और लोग उन्हें अपना भाग्य जानने के लिए बुलाने आते थे। मोहन भी सोचने लगा कि शायद बाबा उसकी किस्मत के बारे में कुछ बता सके। वह बाबा के पास गया और उनसे पूछा, बाबा मुझे बताइए कि मेरा भविष्य क्या है। बाबा ने मोहन को ध्यान से देखा और तुम्हारी किस्मत में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन तुम अगर मेहनत नहीं करोगे तो वह तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। तुम्हें अपने भाग्य को खुद बनाना होगा। मोहन ने बाबा की बातों को दिल से सुना और ठान लिया कि वह अपनी मेहनत से अपना भाग्य बदल कर दिखाएगा। उसने पहले से कहीं अधिक मेहनत करना शुरू किया। वह खेतों में काम करता, लेकिन साथ ही अपनी शिक्षा पर भी ध्यान देने लगा। गांव में एक स्कूल था और मोहन ने वहां पढ़ाई शुरू कर दी।
कुछ वर्षों बाद मोहन ने अपनी मेहनत के बल पर गांव में ही एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और वह अपने गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बन गया। वह जान गया था कि भाग्य को बदलने के लिए खुद को बदलना पड़ता है और उसे खुद ही अपने सपनों को पूरा करना होता है। एक दिन मोहन गांव के सबसे बड़े उद्योगपति के पास गया और उससे एक बड़ी साझेदारी का प्रस्ताव रखा। उद्योगपति ने उसकी मेहनत और समझदारी को देखा और उसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद मोहन का व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ने लगा। कई सालों बाद मोहन एक प्रसिद्ध व्यवसायी बन चुका था। जब वह पीछे मुड़कर देखता तो उसे समझ में आता कि सच में भाग्य का लिखा हुआ नहीं होता जो हमें किसी और से मिलता है, बल्कि वह होता है जो हम अपनी मेहनत और दृढ़ता से खुद लिखते हैं। मोहन का व्यवसाय अब बहुत बड़ा हो चुका था और उसने अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से एक नया मुकाम हासिल कर लिया था। लेकिन मोहन का दिल अब भी उसी छोटे गांव में था जहां से वह आया था। उसे याद था किस तरह उसने कठिनाइयों और संघर्षों का सामना किया था और कैसे उसने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदला था। वह जानता था कि उसके जैसी स्थिति में कई और लोग भी होंगे जो अपनी कठिनाइयों के बावजूद कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहे थे। मोहन ने सोचा कि क्यों न वह अपने गांव के लोगों के लिए कुछ और करे। एक दिन उसने गांव में एक बड़ा आयोजन किया जिसमें उसने गांव के बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के कार्यक्रमों का ऐलान किया। वह चाहता था कि गांव के लोग भी उसकी तरह खुद को बदलें और अपने सपनों को पूरा करें। मोहन ने एक शिक्षा केंद्र खोला जहां बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई दी जाती थी। इसके साथ ही उसने युवाओं के लिए एक कौशल विकास केंद्र भी खोला ताकि वे खुद को बेहतर कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। समय के साथ गांव के लोगों की जिंदगी बदलने लगी। मोहन का विश्वास था कि भाग्य उसी के हाथों में है जो अपनी मेहनत से उसे आकार देता है। अब मोहन न सिर्फ एक सफल व्यवसायी था बल्कि गांव में एक प्रेरणा स्रोत भी बन चुका था। हालांकि मोहन का जीवन बहुत सफल हो चुका था, लेकिन उसने कभी अपनी विनम्रता और मेहनत को नहीं छोड़ा। उसने हमेशा यह समझाया कि भाग्य के बारे में सोचने से कहीं अधिक जरूरी है अपने कर्मों पर ध्यान देना। एक दिन मोहन ने अपने गांव के बच्चों से कहा, तुम्हारा भाग्य हमेशा तुम्हारे हाथों में होता है और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अगर तुम अपने सपनों पर विश्वास रखोगे और कठिनाइयों का सामना करोगे तो भाग्य तुम्हारे साथ होगा। मोहन ने यह सिखाया कि किसी भी इंसान का असली भाग्य वही है जो वह अपनी मेहनत और इरादों से बनाता है। मोहन का नाम अब पूरे राज्य में फैल चुका था। लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखते थे। उसकी सफलता की कहानी, जो एक छोटे से गांव के साधारण लड़के से एक बड़े व्यवसायी बनने तक की थी, सभी को उत्साहित करती थी। लेकिन मोहन का मन अब भी वहीं था जहां से उसने शुरुआत की थी, अपने गांव में। वह जानता था कि अगर केवल एक व्यक्ति का जीवन बदले तो यह किसी बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। मोहन ने और भी योजनाएं बनानी शुरू की। उसने गांव के लिए एक अस्पताल बनवाने का सोचा ताकि गांव के लोग बिना शहर जाने भी अच्छी चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकें। उसने एक प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किया जहां लड़कियां और महिलाएं सिलाई, बुनाई और अन्य हस्तशिल्प में प्रशिक्षित हो सके ताकि वे खुद को आत्मनिर्भर बना सके। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। मोहन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग जो पहले उसकी सफलता से खुश थे अब उसे चुनौती देने लगे थे। उन्होंने कहा कि मोहन ने अपना व्यवसाय केवल अपनी किस्मत से बनाया था, लेकिन अब उसे इस सब का फल भुगतना होगा। कुछ लोग उसका विरोध करने लगे, लेकिन मोहन ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन गांव के एक पुराने व्यक्ति ने मोहन से पूछा, तुमने जो सफलता पाई है वह तो भाग्य का खेल लगती है। क्या तुम अब भी सोचते हो कि मेहनत से कुछ हासिल किया जा सकता है? मोहन मुस्कुराया और बोला, भाग्य वह नहीं है जो हमें अचानक से मिल जाए। भाग्य वह है जो हम अपने हाथों से बनाते हैं। मैंने अपनी मेहनत से जो भी पाया है वह मेरे कर्मों का परिणाम है। भाग्य भी कर्मों के साथ आता है और कभी नहीं रुकता। ये शब्द पूरे गांव में फैल गए और लोग फिर से मोहन की ओर देखना शुरू हुए। वे समझने लगे कि भाग्य केवल किस्मत नहीं बल्कि हमारी मेहनत, इरादे और ईमानदारी का नतीजा है। मोहन ने दिखा दिया कि अगर किसी को सच्चे दिल से अपने काम पर विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। मोहन ने अपने गांव को एक नए रूप में
डाल दिया था। अब गांव में न केवल अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं थी, बल्कि लोग शिक्षा और रोजगार के मामले में भी आत्मनिर्भर हो गए थे। हर कोई अब यह समझने लगा था कि जो कुछ भी जीवन में होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम है, और अगर हम अपने कर्म सही दिशा में करें तो भाग्य भी हमें अपना साथ देगा। समाप्त। किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, यह कहावत हर किसी ने सुनी होगी, लेकिन क्या सच में ऐसा है? यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के अर्पित की है, जो अपने जीवन में एक कठिन मोड़ पर खड़ा था। अर्पित एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता खेती करते थे और उसकी मां घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। जीवन के सभी संघर्षों के बावजूद अर्पित का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था और गांव के स्कूल में पहले स्थान पर आता था, लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में एक बड़ी घटना हुई। गांव के बड़े ठाकुर साहब के बेटे की शादी थी और सभी लोग इस मौके पर एकत्र हुए थे। अर्पित भी शादी में काम करने गया। ठाकुर साहब ने उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखा और उसे अपनी जिंदगी का एक नया मोड़ देने का फैसला किया। ठाकुर साहब ने उसे शहर में पढ़ाई के लिए भेज दिया। शहर में अर्पित ने अपनी मेहनत से नाम कमाया। वह एक बड़ा व्यवसायी बना, लेकिन उसकी किस्मत में हमेशा एक खालीपन था। उसे हमेशा लगता था कि जीवन में कुछ और भी है जो उसे पूरा करेगा। एक दिन अर्पित को अपने पुराने गांव वापस जाने का मन हुआ। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव में बहुत कुछ बदल चुका था। उसके परिवार और दोस्तों की जिंदगी भी एक नई दिशा में आगे बढ़ चुकी थी। अर्पित ने महसूस किया कि वह जो भी था अपनी मेहनत और किस्मत की वजह से था, लेकिन असली खुशी और संतोष उसी जीवन में था जहां उसने अपनी जड़ें पाई थी। अर्पित ने अपने जीवन की सच्चाई समझी कि किस्मत का लिखा हमेशा हमारे साथ होता है, लेकिन उसे बदलने के लिए हमें अपनी मेहनत और फैसले से उसे अपना बना लेना होता है। और इस तरह अर्पित ने यह साबित कर दिया कि जो कुछ भी हमारे भाग्य में होता है उसे हम अपनी मेहनत और सही दिशा में सोचकर बदल सकते हैं। कहानी का संदेश: किस्मत का लिखा तो एक दिशा दिखाता है, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारी मेहनत और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। अर्पित ने गांव वापस लौटने के बाद जो महसूस किया वह उसका जीवन बदलने वाला क्षण था। अब वह समझ चुका था कि असली खुशी पैसे या सफलता में नहीं, बल्कि अपने अपनों के साथ होने और खुद को पहचानने में है। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी जिंदगी का पूरा उद्देश्य लोगों की मदद करने में लगाएगा, जो उसे कभी जिंदगी के कठिन दिनों में नहीं मिली थी। गांव में वापस जाकर अर्पित ने कई योजनाओं पर काम करना शुरू किया। उसने गांव के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाने की सोची। छोटे छोटे स्कूल खोले जहां गरीब बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। साथ ही उसने किसानों के लिए नई तकनीकों और संसाधनों का प्रबंध किया ताकि उनकी खेती अधिक उर्वर और फायदे का सौदा हो सके। अर्पित का एक और सपना था कि गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर हो। गांव में एक छोटा सा अस्पताल भी खोला ताकि लोग दूर दराज के शहरों में इलाज के लिए न जाएं। इन सभी पहलुओं में अर्पित ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया, क्योंकि वह जानता था कि असली संतोष दूसरों की मदद करने में है। एक दिन जब अर्पित गांव के बीचों बीच खड़ा होकर अपने काम का जायजा ले रहा था, तभी एक बुजुर्ग किसान उसके पास आए। किसान ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुमने हम जैसे गरीब लोगों के लिए जो किया है वह किसी राजा से कम नहीं है। तुम्हारी मेहनत और दिल से किए गए कामों ने हम सभी की जिंदगी बदल दी है। अर्पित की आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि उसकी किस्मत ने उसे एक राह दिखाई थी, लेकिन असली बदलाव तो उसकी मेहनत और अच्छे कार्यों से आया था। अब वह जान चुका था कि जिंदगी का असली मतलब दूसरों के लिए जीने में है। गांव के लोग अर्पित को अब एक हीरो की तरह मानते थे। उसके द्वारा किए गए कामों ने न केवल गांव की स्थिति को बेहतर किया, बल्कि अर्पित को भी उसकी असली पहचान दिलाई। वह कभी भी उस छोटे से गांव का वही लड़का था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता था, लेकिन अब उसने ये समझ लिया था कि सपने केवल अपने लिए नहीं होते, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होते हैं। अर्पित की जिंदगी में किस्मत का लिखा तो एक शुरुआत थी, लेकिन उसकी मेहनत, दया और निस्वार्थ सेवा ने उसे सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाया। और इस तरह वह जान पाया कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता दूसरों को खुश देखना है। कहानी का संदेश:
किस्मत का लिखा हमें एक दिशा दिखाता है, लेकिन वह सिर्फ एक शुरुआत होती है। हमारी मेहनत, नेक दिल से किए गए कार्य और दूसरों के भले के लिए किए गए प्रयास ही असली सफलता की कुंजी है। ऐसे ही प्रेरणात्मक कहानी और सकारात्मक कहानी सुनने के लिए बुद्धा सारांश चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।